एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। मेरा नाम है अभिषेक। अब ये सीरीज़ होने वाली है डे वाइज सीरीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत जल्दी जल्दी हम क्विक फैक्ट्स देखेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल बनेंगे। अगर आप इन वीडियोस को लगातार देखते चले जाएंगे, कई बार रिवाइज कर लेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इससे जितने भी सवाल होंगे सब के सब आप करके आ पाएंगे। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप वहाँ पे ना कर पाए। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना। ये उसका लिंक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, पिक्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब वहीं पे शेयर की जाती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपकी एक एक चीज़ कवर हो जाए। एक भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपकी छूट जाएगी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस, अपर पीसीएस के लिए और आरओ एडवोकेट जनरल के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। तो उसके साथ ये सारी जो वीडियो की कंटेंट है, यानी कि ये जो कंटेंट मिलेगा, ये सारा टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट अब इस टाइम पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितने टेस्ट हैं वो सब आपको मिलेंगे, और साथ साथ ये कंटेंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये भी सारा टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को मिलता रहेगा। और कल अभी रिजल्ट आया है लोअर पीसीएस प्रीलिम्स का। तो जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस प्रीलिम्स के बाद अब लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो लोअर पीसीएस मेंस के लिए पूरा प्रिपरेशन का बैच चल रहा है। वो बैच तब तक चलेगा जब तक आपका लोअर पीसीएस मेंस का एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे वो अगस्त में हो। वैसे अभी डेट अगस्त है, तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वो बैच चलता रहेगा। तो जो कैंडिडेट्स लोअर पीसीएस मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि वो इंग्लिश में होंगी, उसमें हिंदी में मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि देखिए सब चीज़ें जो मिलती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो मिलती हैं इंटरनेट पे, वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलती है, तो उनको हिंदी में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। हिंदी में इतनी ईजिली चीज़ें मिलती नहीं है, तो फिर भी यहाँ पे कोशिश की गई है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में इंक्लूड करने की। फिर भी दोनों तरह के छात्रों को इसमें फ़ायदा होगा। कोई भी छात्र ऐसा नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का छात्र हो, उसको दिक्कत हो। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 30 जून 2008 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत 8 मिशन है। देखिए 8 मिशन कौन कौन से हैं? नेशनल सोलर मिशन है, एक तो राष्ट्रीय सौर मिशन है। फिर एक मिशन आता है एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। फिर एक मिशन है सस्टेनेबल हैबिटेट के ऊपर। उसके बाद आता है वाटर मिशन। फिर है हिमालयन इकोलॉजी सिस्टम के ऊपर जो मिशन है, ग्रीन इंडिया का मिशन है। और एक नेशनल मिशन आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। और एक मिशन आता है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो स्ट्रेटेजिक नॉलेज जो है क्लाइमेट चेंज का, उसके ऊपर एक मिशन आता है। इसमें डीएसटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, उसको दो जो चैलेंजेस हैं, यानी कि दो जो मिशंस हैं, वो दे रखे हैं कि भाई तुमको वो संभालने हैं। कौन कौन से? एक तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, एक तो हिमालयन इकोसिस्टम वाला, और दूसरा है स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि एक तो 5वां और एक 8वां। तो ये दोनों जो सिस्टम है वो डीएसटी देख रहा है, बाकी सब जो हैं वो और डिपार्टमेंट्स देख रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए दे देगा कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर ये दे देगा कि 2008 में। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो आया वो 2008 में आया। इसके बाद आता है एनसीआर के ऊपर। हम देखते हैं कि जो एनसीआर के कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज हैं, देखिए एनसीआर जो है वो क्या चीज़ है। पहली बात तो एनसीआर की फुल फॉर्म होते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, और एक आता है एनसीटी, वो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो देखिए, जो दिल्ली राजधानी है, जो दिल्ली का राजधानी क्षेत्र है, भारत की जो राजधानी दिल्ली है, उसका जो क्षेत्र है उसको तो हम बोलते हैं एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। और उसके चारों तरफ जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके चारों तरफ कुछ एरियाज़ जो हैं, अगर ये दिल्ली हो गई तो दिल्ली के चारों तरफ जो एरियाज़ हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एनसीआर बोलते हैं। ये नेशनल कैपिटल का आसपास का रीजन है वो, तो उसको ये बोलते हैं। तो अब एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ, यानी एनसीआर जो फैला हुआ है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है? वो हरियाणा के राज्य जिलों में, उत्तर प्रदेश के जिलों में, राजस्थान के जिलों में, इन में फैला हुआ है। और दिल्ली तो है ही। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो हरियाणा के कितने? हरियाणा के 14 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, राजस्थान के 2 हैं, और दिल्ली तो पूरा है ही। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जिले किसके हैं? हरियाणा के। तो हरियाणा के सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर के अंदर आते हैं। दूसरे नंबर पर यूपी आता है, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता है। उसके बाद इसमें आता है काउंटर मैग्नेट एरियाज़, यानी कि ये एरियाज़ तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, आप कह सकते हो दिल्ली के, या दिल्ली एनसीआर के अंदर आते हैं।
लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंदर ना आके दिल्ली एनसीआर से थोड़ा सा बाहर हैं, थोड़ा सा दूर है, और उनको भी काउंटर मैग्नेट एरिया। देखिए काउंटर मैग्नेट एरिया का मतलब ये होगा कि सारी इंडस्ट्रीज, सारी कंपनीज जाती हैं दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है, जो एनसीआर का क्षेत्र है वहाँ पे। लेकिन कुछ कंपनीज जो दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण जो शहर हैं एनसीआर से बाहर, वहाँ पे आ सकती हैं, तो काउंटर मैग्नेट एरिया है वो। इसमें ये बताया गया है कि जो एनसीआर का प्लानिंग बोर्ड एक्ट था ये 1985 में बना। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। और जितने भी काउंटर मैग्नेट एरिया बनते हैं ये राज्य सरकार की मंजूरी के साथ बनते हैं, यानी कि इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार हाँ करेगी तो उस एरिया को काउंटर मैग्नेट एरिया बता दिया जाएगा। अब तक 9 काउंटर मैग्नेट एरिया एनसीआर के आसपास बताए जा चुके हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हिसार और अम्बाला हरियाणा में, बरेली कानपुर लखनऊ ये यूपी का है, उसके बाद आता है कोटा जयपुर राजस्थान का, पटियाला राजपुरा पंजाब में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, देहरादून उत्तराखंड में। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उत्तराखंड का देहरादून जो है वो काउंटर मैग्नेट एरिया के अंदर आता है एनसीआर के। ठीक है, ये सेम चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है, तो एक बार आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आती है रामसर साइट्स। देखिए रामसर साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल सवाल बनते हैं। तो पहले देख लेते हैं रामसर साइट कितनी रामसर साइट है इस टाइम पे। इस टाइम पे 49 रामसर साइट्स हैं। रामसर कन्वेंशन जो अडॉप्ट किया गया था वो ईरान का एक शहर है रामसार, तो ईरान शहर में रामसार में एक कन्वेंशन हुआ 1971 में, वहाँ पे इसको अडॉप्ट किया गया। लेकिन ये फोर्स में कब आया? देखिए 1971 में तो ये अडॉप्ट कर लिया गया, फिर कुछ कंडीशन बनती है कि भाई इतने लोग यानी कि इतने देश इस कन्वेंशन पे साइन कर देंगे तो ये फोर्स में आएगा। तो ये फोर्स में कब आया? 1975 में फोर्स में आया। दुनिया की जो पहली साइट थी वो कौन सी थी? वो थी कोबोर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया का, इसको 1974 में कहा गया। फिर कन्वेंशन जो भारत में इन्फोर्स हुआ वो कब हुआ? 1982 में। देखिए दुनिया में 1975 में हो गया, लेकिन भारत में कब हुआ? भारत में 1982 में हुआ। इस साल यानी 2022 की जो वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम था वो था वर्ल्ड वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये 2 फरवरी 2022 को, हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान के शहर रामसार में वेटलैंड के ऊपर जो कन्वेंशन है वो करा गया था और 1975 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इस साल की जो थीम थी वो थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। रामसर कन्वेंशन का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो कहाँ पे हैं? यूनाइटेड किंगडम में है 175। सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो रामसर साइट्स है वो कहाँ पे हैं? चाइना में। चाइना का सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो इसमें घिरा हुआ है। भारत में अगर मैं बात करूँ तो भारत में सबसे बड़ी जो वेटलैंड है वो है सुंदरबन वेटलैंड, और सबसे छोटा वेटलैंड जो है वो है रेणुका वेटलैंड। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में कितने वेटलैंड्स हैं? भारत में अगर हम देखें तो टोटल वेटलैंड्स हैं 941। 941 में से रामसार वेटलैंड 49 है, और कुछ सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स हैं जिनकी संख्या 129 है, और दूसरे वेटलैंड 763 हैं। तो यानी कि ये जो सिग्निफिकेंट वेटलैंड्स हैं 129, इसमें से ही कुछ और रामसार साइट्स घोषित कर दी जाएंगी आगे आने वाले समय में। जो सबसे बड़ी साइट है वो है रियो नीग्रो ब्राज़ील की। ये 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो वेटलैंड है वो रियो नीग्रो है। उसके बाद निगरी टुम्बा और मैंडोब आता है ये DRC में, और यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और क्वीन मॉड गल्फ ये कनाडा में है। इन दोनों का एरिया 60 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर है। ये इसके बाद आते हैं। तो सबसे बड़ा जो वेटलैंड है, सबसे बड़ा वेटलैंड जो है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड सुंदरबन से, लेकिन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड रियो नीग्रो है। कहाँ का? ब्राज़ील का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये फरवरी 2022 तक के लिए रामसार वेटलैंड की साइट्स की लिस्ट है। इसमें सारे वेटलैंड्स बता रखे हैं, और जो 49 वेटलैंड्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं 49 वेटलैंड्स हैं। इसमें से उत्तराखंड में सिर्फ एक ही है 47वें नंबर पे, आसाम कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड में। ये 21 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो उत्तराखंड का वेटलैंड है ये किस साल घोषित किया गया था? 2020 में 21 जुलाई को, और इसका एरिया कितना है? 4,444 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें सारे बता रखे हैं कि कौन कौन से रामसार साइट्स हैं भारत में। 49 की 49 रामसार साइट्स डिक्लेरेशन के साथ बता रखी है कि किन किन डेट में हुए थे। 2022 में 2 हुए हैं ऐड। एक तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई है गुजरात में, देखिए डेट इसमें 13 अप्रैल लिखी हुई, लेकिन जबकि 2022 2 फरवरी 2022 है। एक तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरी जो है, एक तो खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी गुजरात की, और दूसरी जो है वो यूपी की है साइट। और वो कौन सी साइट है यूपी की? वो है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी की। ये दूसरी साइट है जो 2022 के 2 फरवरी को, जिस दिन वेटलैंड डे था, पूरी दुनिया में वेटलैंड डे मनाया जाता है, उस दिन ये दोनों साइट्स को डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड के जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। देखिए उत्तराखंड के कितने प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं? पहली बात तो 16 प्रोटेक्टेड एरियाज़ है, ये देखिए यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है। उसमें कौन कौन से हैं? एक तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
फिर राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, देखिए इनके ईयर भी लिखे हुए हैं कि कॉर्बेट नेशनल पार्क सबसे पहले बना था 1936 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983 में पहले नोटिफाई किया गया, बाद में 2013 में इसको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में है। फिर गोविंद नेशनल पार्क 1990 और 2013। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में। वैली ऑफ फ्लावर्स जो कि चमोली में है, ये 1982 में। अस्कोट, ये तो सारे नेशनल पार्क थे आपके। उसके बाद आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1986 में और 2013 में। फिर बिनोग माउंटेन कुएल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1993 में। बिनसार 1988 में। उसके बाद आते हैं गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2013 में। फिर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972। नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2012। सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में। उसके बाद आसान कंजर्वेशन रिजर्व जो कि अपने आप में एक वेटलैंड साइट भी है 2005 में। झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में और पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व 2012 में। तो ये सभी प्रोटेक्टेड साइट्स हैं। आप इनके एरिया देख सकते हैं कि कितने कितने एरिया हैं। इसमें जो सबसे छोटा है वो है आसान कंजर्वेशन रिजर्व, तो सबसे छोटा आसान कंजर्वेशन रिजर्व है। और सबसे बड़ा जो है वो आपको मिलेगा राजाजी नेशनल पार्क 819, नहीं उससे बड़ा है गंगोत्री नेशनल पार्क 2390, तो 2390 पे ये सबसे बड़ा है। बाकी सब लगभग जो है उससे छोटे ही हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा जो है गंगोत्री नेशनल पार्क है पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद देखिए आता है ये इंडिया का मैप। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ये इंडिया का मैप है इसमें भारत के किस किस राज्य से, किन किन राज्यों से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सवाल पूछे जाते हैं इस पर। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं ध्यान से। फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से कि पाकिस्तान को कौन कौन टच करता है। देखिए पाकिस्तान को टच करता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। तो ये 3 तो राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 2 यूनियन टेरिटरी होगी जो पाकिस्तान को टच करती है। देखिए आगे लिखा हुआ भी है सब कुछ, पहले आप यहाँ पे मैप से देख लीजिए, उसके बाद आगे लिखा हुआ भी उसको भी पढ़ लेंगे। अफगानिस्तान को कौन टच करता है। अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ यहाँ से पतले से रास्ते से लद्दाख की यूनियन टेरिटरी टच करती है और कोई टच नहीं करता। तो इस टाइम अफगानिस्तान को कौन टच करता है, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पाकिस्तान को कौन टच करता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। बात आती है फिर चाइना की। चाइना को कौन कौन टच करता है। देखिए चाइना को टच करता है तो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर अब चाइना को टच नहीं करता, तो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी चाइना को टच करती है। हिमाचल प्रदेश टच करता है चाइना को, उत्तराखंड सीमा लगाता है चाइना से, सिक्किम सीमा लगाता है चाइना से और अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है चाइना से। इसके अलावा और कोई नहीं लगाता। नेपाल के साथ कौन कौन लगाता है, नेपाल के साथ देख लेते हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड लगाता है, यूपी लगाता है, बिहार लगाता है, वेस्ट बंगाल लगाता है और सिक्किम लगाता है। फिर बात आती है भूटान की। भूटान के साथ कौन कौन लगाता है। भूटान के साथ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल, यानी कि 4 लोग लगाते हैं। उसके बाद बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा लगाता है, देख लीजिए। बांग्लादेश के साथ लगाते हैं, वेस्ट बंगाल लगाता है, फिर असम लगाता है, मेघालय लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, मिजोरम लगाता है। और इधर म्यांमार के साथ कौन कौन लगाता है, ये तो फेमस है, देखिए सबको पता होगा, अरुणामामी के नाम से हम देख सकते हैं कि अरुणाचल, यानी कि अरुणाचल, अरुणा में अरु से अरुणाचल, नागालैंड में नागा और मणिपुर और मिजोरम। तो ये जो 4 राज्य हैं ये म्यांमार से बॉर्डर लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पे सिर्फ चीज़ ये लिखी हुई भी है कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं वो कौन कौन सी है। देखो कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन बॉर्डर लगा रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, यानी कि 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख की यूनियन टेरिटरी टच करती है, एक यूनियन टेरिटरी है। चाइना को लद्दाख की यूनियन टेरिटरी टच करती है, हिमाचल प्रदेश टच करता है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी एक यूनियन टेरिटरी है और 4 राज्य हैं। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम 5 राज्य है। बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्य हैं। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम 4 राज्य हैं। और भूटान के साथ वेस्ट बंगाल टच करता है, सिक्किम टच करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भी कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये सब कुछ इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक भी सवाल इसमें से जो भी सवाल आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, मेरा आपसे इतना ही कहना है। देखिए अब इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर देख लीजिए, यहाँ पे सब इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर दिखा रखे हैं आपको, इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है वो है बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर। बहुत लोगों को लगता है कि चाइना के साथ बड़ा होगा, लेकिन चाइना के साथ बड़ा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेश के साथ है। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे चाइना के साथ 3488 किलोमीटर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। ये आगे भी लिखा हुआ है, आगे भी मैंने इस कुछ लिख रखा है, लेकिन फिगर से देख लेते हैं। कोस्ट लाइन जो है पूरे भारत की वो है 7516.6 किलोमीटर। और अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वो 106 किलोमीटर का है। भूटान के साथ 700 में से एक कम, यानी 699 किलोमीटर्स का है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। तो ये सारे लैंड बॉर्डर हैं जो इंडिया टच करता है, इतनी इतनी इनकी लेंथ है। तो देखो इंडिया की जो टोटल लैंड बॉर्डर है जो कोस्ट लाइन के साथ वो कितना है, तो इंडिया का टोटल लैंड बॉर्डर है 15,106.7 किलोमीटर, इतना तो लैंड बॉर्डर है हमारा। और 7,516 ये हमारी कोस्ट लाइन है, इतनी लंबी कोस्ट लाइन है आइलैंड टेरिटरीज़ को मिला के, यानी कि जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सबको आप जब मिला लेंगे
इन सबको मिला के 7,516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो लैंड बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ है 4,096.7, दूसरे नंबर पे चाइना आता है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है, चौथे नंबर पे नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और लास्ट में फिर अफगानिस्तान। टोटल को जोड़ोगे तो 15,106 आएगा। उसके बाद लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें से कि मेन लैंड यानी कि जो भारत के मेन लैंड पे जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि दादरा नगर हवेली हो गया या दमन एंड दीव हो गया, तो उनको मिला के तो है मेन लैंड पे तो 5,442। और जो आइलैंड टेरिटरीज़ हैं, आइलैंड टेरिटरीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे लक्षद्वीप हो गया या फिर अंडमान निकोबार हो गया, तो उनके हैं 2,094 किलोमीटर। तो टोटल लैंड एरिया जो है भारत का वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडिया का टोटल लैंड एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या आता है, नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं कि कितने कोस्टल स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, यानी कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कोस्ट यानी कि समुद्री सीमा लगती है, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो देखिए 9 तो स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। देखिए इसको मैप के थ्रू भी देख लेते हैं। इसको मैप के थ्रू आपको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए मैप के थ्रू, ये देखिए ये मैप है। अगर आप इसमें देखेंगे तो वो सभी राज्य दिखा रखे हैं जो राज्य समुद्र को टच करते हैं। देखिए अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं, तो देखिए सबसे पहले आएगा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो ये तो 9 तो राज्य हो गए। और यहाँ पे छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज हैं, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, तो वो भी टच करती है। अब बाद में 2020 में क्या करा गया था कि 2020 में किया गया था कि दादरा एंड नगर हवेली को और दमन एंड दीव को दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। इनको दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम वापस से देख लेते हैं कि 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन कौन सी, दमन एंड दीव और पौंडीचेरी या पुडुचेरी। तो पुडुचेरी की सीमा भी लगती है समुद्र से। अगर मेजर पोर्ट्स की बात करूँ तो भारत में इस टाइम पे कितने मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट हैं। अभी लास्ट में जो मेजर पोर्ट बनाने की बात की गई है वो वाधवान पोर्ट है, जो कि महाराष्ट्र में बात की गई है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये पोर्ट्स के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसको देख लीजिएगा। हालांकि रिवीजन वीडियोज़ हैं तो इनको भी आप देख लेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। तो जो स्टेट वाइज पोर्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा पोर्ट है कहाँ मिलेंगे आपको, वहाँ मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में। सबसे ज़्यादा पोर्ट्स महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है 40, और उसके बाद थोड़े थोड़े करके ये हैं। आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पोर्ट्स जो है मिलेंगे आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे, दूसरे नंबर पर गुजरात में मिलेंगे। अंडमान निकोबार में 23 हैं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सब कवर हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दिखा रखा है कि किस किस की कितनी कितनी कोस्टल लेंथ है। तो सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लेंथ मिलेगी आपको अंडमान निकोबार की मिलेगी। देखिए अंडमान और निकोबार दोनों को मिला देंगे तो अंडमान निकोबार आइलैंड की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर हम सबको मिलाएं तो देखें, लेकिन सारी यूनियन टेरिटरीज में देखेंगे या ओवरऑल देखेंगे तो अंडमान की सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर सिर्फ राज्यों की पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी है, गुजरात की है। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, इससे ज़्यादा किसी की नहीं है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि कोस्टल लेंथ जो है सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार आइलैंड की है, उसके बाद गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, फिर तमिलनाडु की। सबसे कम राज्यों में किसकी है, गोवा की। और सबसे कम जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें किसकी है, दमन एंड दीव की। उसके बाद बात आती है कि जो वेस्ट कोस्ट है और ईस्ट कोस्ट है, यानी कि जो भारत का, अगर हम भारत का मैप देखें तो भारत का ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो दोनों तटों में क्या फ़र्क है वो यहाँ पे बता रखा है। इसको देख लेते हैं। जो पश्चिमी तट है, देखिए ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई स्टूडेंट मेंस के लिए भी देखेगा इसको, मेंस के लिए भी ये पॉइंट नोट कर लेगा तो मेंस में भी ये लिख के आ सकता है। तो देखिए जो वेस्ट है, उस वेस्ट में यानी कि इधर वाली साइड में फ्लैट सी बेड स्लोप्स हैं, यानी कि जो सी बेड है, यानी जो समुद्र का तल है, यहाँ पे जो सी बेड है वो फ्लैट है, और यहाँ पे स्टीप सी बेड है, यानी कि ईस्ट कोस्ट पे स्टीप है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ वेस्ट में जो है वो काफ़ी चौड़ी है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो छोटी है। यहाँ पे टाइडल की जो रेंज आती है, यानी कि जो टाइड्स आती हैं वो 1 से 11 मीटर की रेंज आती है, यहाँ पे 1 से 4.5 मीटर की आती हैं। यहाँ पे टाइडल करंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वीक टाइडल करंट्स हैं। यहाँ पे जो समुद्री तूफान आते हैं, यानी कि जो साइक्लोन आते हैं, आपने सुना होगा कि केरला में या महाराष्ट्र में बहुत कम आते हैं, रेयरली कभी आते हैं। तो यहाँ पे 2 आते हैं हर साल, और इधर तो 5 से भी ऊपर आते हैं। उसके बाद साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पे आता है, और सबसे ज़्यादा हाइयर रेनफॉल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश इस एरिया को मिलती है वेस्ट कोस्ट में, यानी कि केरला, तमिलनाडु, तो नॉट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की तरफ। और यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे 2 तरह के मानसून होते हैं। एक तो साउथ वेस्ट मानसून आता है मई टू सितंबर, थोड़ी बहुत बारिश उससे होती है, और दूसरा जो मानसून आता है वो नॉर्थ ईस्ट वाला आता है अक्टूबर टू जनवरी, और यहाँ पे वेस्ट कोस्ट के मुकाबले बारिश कम होती है। फिर लिटोरल ड्रिफ्ट नेग्लिजिबल, यानी कि गुजरात में ही है वो, थोड़ा बहुत अगर देखें तो यहाँ पे जो लिटोरल ड्रिफ्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
ओनली 2 मेजर रिवर्स मीट द अरेबियन सी। यहाँ पे सिर्फ 2 बड़ी रिवर है, नर्मदा और तापी, जो अरेबियन सागर में गिरती हैं। और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो सीधे सीधे कहाँ पे गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और बे ऑफ बंगाल में सेडिमेंट भी जाता जाता है, यानी कि जितनी भी हमारी मेजर नदियाँ हैं, चाहे महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। यहाँ पे जो बेड मटेरियल है, यानी समुद्र के बेड पे जो आपको मटेरियल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, क्ले मिलेगा या सिल्टी क्ले मिलेगा। और यहाँ पे फाइन सैंड मिलेगा, क्योंकि फाइन सैंड इसलिए मिलेगा क्योंकि जो सैंड है, जो रेत है, जो सिल्ट है, वो नदियाँ जो काट काट के लेके जा रही हैं, चाहे वो गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, कोई भी नदी हो। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, बतानी ज़रूरी थी, यहाँ पे आपके एग्जाम में फ़ायदा करेगी। ये सारे राज्य हैं, ये हमने देख लिए कि कौन कौन राज्य जो हैं वो टच करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं समुद्र को। और ये पौंडीचेरी भी यहाँ पे है, पुडुचेरी भी यहाँ पे है, कि जो कि टच करते हैं। इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूँ, और भी अगर हम जो समुद्र की बात करें, अगर समुद्र में कौन कौन टच कर रहा है, तो देखिए लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये तो आर्कीपेलागो ही है, यानी कि ये तो पूरे ही चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। तो मेनलैंड में इनको नहीं काउंट किया जाएगा, मेनलैंड में सिर्फ इनको काउंट किया जाता है। अब बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में इनको लाया गया और 2030 तक बात की गई कि 15 साल में 2015 में लाया गया था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में, और कि हम 2030 तक इनको पूरा करेंगे। इसके तहत कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, कि 17 गोल्स हैं जिन पे भारत सरकार या पूरी दुनिया काम करेगी। और भारत सरकार भी इस पे 17 गोल्स पे काम कर रही है, जिसमें से कि जो 17 गोल्स हैं इनमें हम जो इसकी नोडल अथॉरिटी है, यानी कि जो 17 गोल्स को भारत में इंप्लीमेंट कर रहा है वो कौन है, नीति आयोग है। ये सब आगे लिखा हुआ भी मैंने, उसको देखेंगे। तो पहली बात तो ये देखते हैं कि 17 के 17 गोल्स हैं कौन से। तो देखिए पहला से स्टार्ट करते हैं, पहले गोल से लेकर 17 गोल तक हम देखें। तो पहली बात तो गरीबी नहीं होनी चाहिए, नो पॉवर्टी। देखिए सिंपल सी बात है, आप इसको थोड़ा कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर गरीबी नहीं होगी, यानी पॉवर्टी नहीं होगी, तो भूख भी नहीं होगी, है ना। दूसरे नंबर का जो दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि जीरो हंगर, गरीबी नहीं होगी तो लोगों के पास पैसा होगा तो वो खाना खरीद पाएंगे, यानी कि हंगर नहीं होगा। हंगर नहीं होगा यानी कि भूख नहीं होगी, तो उनको फिर ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखते हैं, उनको भूख नहीं लगेगी, यानी उनका जो खाना पीना है अगर वो सही से रहेगा तो उनकी बॉडी भी मेंटेन रहेगी। तो तीसरे नंबर पे आता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उनका पढ़ाई में दिमाग भी लगेगा, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी होगा। तो चौथा आता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे। फिर जेंडर इक्वलिटी, पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो उनके अंदर ज़्यादा ज्ञान आएगा, तो वो इस चीज़ की बात करेंगे कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो पुरुष है और जो महिलाएं हैं वो बराबर होती हैं। फिर वो डिमांड करेंगे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, कि साफ़ पानी मिलना चाहिए। फिर बात करेंगे वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, कि हमें क्लीन एनर्जी मिलनी चाहिए। फिर आता है डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। जब ये बड़े हो जाएंगे, अब ये काम चाहेंगे कि उनको नौकरी मिले, पढ़ तो लिए हैं, है ना, पढ़ लिए हैं, खाना वाना खा लिया उन्होंने, सब कुछ कर लिया। अब वो बात करेंगे डिसेंट वर्क की, अब उनको जो नौकरी मिले वो ठीक से मिले। फिर वो इंडस्ट्री में जाएंगे नौकरी करने के लिए, तो इंडस्ट्री में अच्छे से काम करेंगे। फिर रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, क्योंकि ये पढ़ ही चुके थे जेंडर इक्वालिटी। फिर वो फैक्ट्री में गए, इंडस्ट्रीज़ में गए, उन्होंने वहाँ पे देखा कि भाई कोई जो सीनियर है वो तो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, उनके पास नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो कोशिश करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो कम हो। देखिए ये जितनी भी कहानी सी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 किस में है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 क्या कहता है, या ये पूछ लिया जाएगा कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कहा गया है। तो ऐसे सवाल पूछे भी गए हैं पहले और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ की बात की गई है 11वें में, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की बात की गई है 12वें में, फिर क्लाइमेट एक्शन की बात की गई 13वें। देखिए हम क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं सारे दिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट एक्शन या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कौन सा है, वो 13वां है। लाइफ बिलो वाटर, यानी समुद्र के अंदर की जो ज़िंदगी है, या आप कह सकते हो पानी के अंदर की जो ज़िंदगी है, वो 14वें में कहा गया है। ज़मीन पे ज़िंदगी के बारे में 15वें में कहा गया है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है 16वें में, और पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की बात की गई है इसके लिए 17वें में। तो इस तरह से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 में एक्सेप्ट किए गए थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, ये हुआ था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 2012। तो जो उसका कॉन्सेप्ट आया था, कॉन्सेप्ट तो 2012 में आया था, एक्सेप्ट कब किए गए थे, 2015 में एक्सेप्ट किए गए थे। कब तक के लिए, 2030 तक के लिए। तो जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वो यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास पे, Rio+20 में। जो रियो की मीटिंग हुई थी 1992 में, उसके 20 साल बाद 2012 में उसकी जो मीटिंग हुई Rio+20 2012 में हुई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ने जो 2000 में, सितंबर 2000 में जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स को
चूज़ किया गया था उनको ख़त्म किया कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स की जगह पर हम क्या रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे, जिसका एक कॉमन 15 साल का एक एजेंडा रखा गया जो इंडिग्निटी ऑफ पॉवर्टी जो है गरीबी से लड़ेगा। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसलिए लाए गए जिससे कि लोगों की जो लिविंग स्टाइल है, लिविंग स्टैंडर्ड है वो रेस कर सके और जो दुनिया है उसका भी कुछ विकास हो सके। तो 15 साल के लिए एक गोल है जो 2015 से शुरू हुआ, 2030 तक इसका समापन होगा। तो एट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑन 25 सितंबर 2015, तो 2015 के 25 सितंबर में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट थे उन्होंने 2030 का एजेंडा एक्सेप्ट किया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास, विच इंक्लूड्स अ सेट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये हमने देख लिए। उसके बाद आती है बात SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स की बात जो निकालता है वो कौन निकालता है, वो नीति आयोग निकालता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में नीति आयोग वो अथॉरिटी है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करती है। जो यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है उसमें भारत में कौन काम करता है, उसके लिए नीति आयोग काम करता है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अचीवर कोई स्टेट है तो वो कौन है, सबसे ज़्यादा अचीवर स्टेट जो है वो है केरला। देखिए जितने भी ग्रीन वाले हैं वो होते हैं फ्रंट रनर। SDG इंडिया इंडेक्स में नीति आयोग ने 4 तरह के राज्यों को बांट रखा है या केंद्र शासित प्रदेशों को 4 रूपों में बांट रखा है। कौन कौन से, एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर। देखिए अचीवर जो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा या जिसने सबसे ज़्यादा अच्छा काम कर लिया उसको अचीवर कहेंगे, उससे कम वाले को फ्रंट रनर कहेंगे, उससे कम वाले को परफॉर्मर, और जो बिल्कुल ही बेकार है जिसने अब तक कुछ नहीं किया अपने राज्य में या अपने केंद्र शासित प्रदेश में उसको एस्पिरेंट कहेंगे। तो अब तक एस्पिरेंट कोई नहीं है, सारों को परफॉर्मर और फ्रंट रनर में रखा हुआ है, और अचीवर भी कोई नहीं है। तो कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश ना तो अचीवर है और ना ही वो एस्पिरेंट है। ये चीज़ों को ध्यान रखना है। स्टेटमेंट अगर आ गया तो स्टेटमेंट में हम ये टिक करेंगे कि सारे राज्य या यूनियन टेरिटरी अभी परफॉर्मर और फ्रंट रनर वाली स्पेस में है, ना तो कोई एस्पिरेंट है ना कोई अचीवर है। सबसे ज़्यादा कौन है, केरला है। और उत्तराखंड का ध्यान रखिएगा, जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का नंबर यहाँ पे, उत्तराखंड के 72 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। आप देख सकते हैं कि जैसे पूरी इंडिया का स्कोर तो 66 है, 2020-21 की बात कर रहा है ये, तो उत्तराखंड का कितना स्कोर है, उत्तराखंड का 72 स्कोर है। यानी उत्तराखंड जो है जो पूरे देश का एवरेज है उससे उसका रिजल्ट ऊपर है। और उत्तराखंड की स्टेज क्या है, उत्तराखंड जो है वो फ्रंट रनर में आता है, परफॉर्मर नहीं है उत्तराखंड। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, उत्तराखंड के ऊपर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो पोजीशन है SDG इंडिया इंडेक्स में वो क्या है, वो फ्रंट रनर है। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ लॉज आते हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हैं इंपॉर्टेंट और वाइल्ड लाइफ के लिए हैं, तो इनकी क्रोनोलॉजी आ जाती है। देखिए आपको सिर्फ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या ये जो एक्ट्स हैं इनके ईयर ध्यान रखने हैं, इसमें इंग्लिश हिंदी मत कीजिएगा। ये सिर्फ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपको जितने भी ये एक्ट्स हैं इनके बारे में भी दूसरी वीडियो भी आएगी, उसमें भी सारा बता दिया जाएगा डिटेल में, जिससे कि आपकी एक भी सवाल ना छूटे। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक बार वापस आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देख लीजिएगा, जितने मैंने बताए हैं आपको इसको बार बार आप एक बार पढ़ लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। जो टेस्ट सीरीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आर ओ एडवोकेट जनरल वाले हों, चाहे वो अपर PCS की टेस्ट सीरीज़ वाले हों, टेस्ट सीरीज़ वालों को ये सब PDFs मिलती रहेंगी। तो जितने भी बच्चे टेस्ट सीरीज़ वाले हैं उनको तो PDF मिल जाएंगी, बाकी लोग आप इसको वीडियो को देखते रहो, नोट्स बनाते रहिए। बाकी बात आती है प्रोजेक्ट टाइगर की। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ 1973 में, 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। इसके बाद नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उसको जो चेयर करते हैं वो कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। उसके जो चेयरमैन है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के वो कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, वो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो NTCA बनाया गया है ये किसके तहत बनाया गया है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है। एक अमेंडमेंट लाया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, 2006 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2006, जिसके तहत NTCA एक अथॉरिटी बनाएगी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2006 था हैज़ कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम द 4 सितंबर 2006। तो 4 सितंबर 2006 को ये फोर्स में आया। एंड द NTCA हैज़ ऑल्सो बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द सेम डे। तो NTCA जो बना वो किस तारीख को बना, 4 सितंबर 2006 को बना। जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के, वो तो चेयरपर्सन की तरह काम करते हैं। अब NTCA का अगर मैं देखें कि NTCA के हेड कौन है, तो NTCA का जो हेड है वो मिनिस्टर है, कौन सा, जो MOEFCC यानी मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जो मिनिस्टर है उसका जो मंत्री होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो उसका वाइस चेयरपर्सन होता है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर बात आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि पूछा जा सकता है आपसे
कि प्रोजेक्ट टाइगर अपने आप में कैसी स्कीम है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो कैसी स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और 2016 से 2020-21 का अगर हम बजट देखें तो इसका जो बजट है वो कुछ ना कुछ आप कह सकते हो घटा है। कभी देखिए 2016-17 में ज़्यादा था और 2017-18 में कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है बजट जो है इसका गिरता जा रहा है। तो इस बार 2020-21 में तो बहुत ही कम मिला था। 2021-22 में कुछ मिला होगा। 2022-23 में वो क्या मिला है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि 2022-23 में प्रोजेक्ट टाइगर को कितना पैसा अलॉट किया गया है। तो देखिए ये पहली वीडियो थी, इसको आप सारा देख लीजिएगा। इसके जितने भी नोट्स हैं ये सब आपको मिलते रहेंगे टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को। बाकी लोग आप यहाँ पे देखते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कुछ भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज करके बात कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।